हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमारा लेक्चर होगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसका पहला यूनिट जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ दिनों से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको आज समझना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजे हैं। तो ये सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सेल्स के बने हुए हैं। ये हमको पता है, ये आपको भी पता है, ये इससे पहले हमने डिस्कस भी किया है, जिससे आपको समझ में आ गया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं ऑन दिस अर्थ, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे कि जो सेल्स हैं, इन सेल्स के जो हमको पता है पहले ही कि ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं सेल्स के, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, यानी उनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती है उनमें सेल्स। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास या जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल हो, एक से ज़्यादा ना हो, तो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हम पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स, यूनि मीन्स वन, सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल्स, यानी सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होगी, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। यानी जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी हुई होगी, उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर और वन, जैसे कि हम इसका जो माने हैं दैट इज वन सेल्ड और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दे आर प्रिमिटिव, यानी जब हम लाइफ की बात करते हैं, जब अर्थ पे पहले लाइफ स्टार्ट हुई, क्या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हुई या यूनिसेलुलर, यानी पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए दुनिया में या पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप हुई, ठीक है। इसीलिए हम इनको प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। दे आर वन सेल्ड एंड दे आर प्रिमिटिव, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने या पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि नहीं, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे जो है वो डेवलप हुए। उसके बाद जब इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो बने, ठीक है। वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बने फिर बाद में, ठीक है। उसके बाद दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, यानी आप अपनी आँखों से जो है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। क्यों? वजह क्या है कि आप इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। आप ज़रा अपने दिमाग में इस बात को सोचिए कि क्यों हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। देख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तब जाके हमें ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई क्यों नहीं देते। इसका जवाब यही है कि इनका जो साइज़ है वो इतना छोटा है कि हमें वो अपनी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, यानी हम अपनी आँखों से उन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। यानी हमारी आँखों का भी एक पावर जो है उसका लिमिट है जिसके नीचे हम नहीं दे सकते, ठीक है। यानी इनका इतना साइज़ छोटा होता है जिसकी वजह से, इनके छोटे साइज होने की वजह से हम इनको नहीं देख सकते। सो दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो हमें इनको देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इन माइक्रोस्कोप्स के अब बहुत सारे काइंड्स हैं जो कि हमने इससे पहले पढ़ा भी है। तो उनको जब हम यूज़ करेंगे तब जाके हमें ये ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दिखाई देते हैं। उसके बाद दे आर अडॉप्टेड टू ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट्स। इसका मतलब क्या हुआ
आप देखते हैं अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट जो जियोग्राफिकल हमारे पास एरियाज़ हैं उनमें डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। किसी जगह डेजर्ट है, किसी जगह ग्लेशियर्स है, ठीक है, और किसी जगह हॉट स्प्रिंग्स है। अगर हम अपनी बात करेंगे, क्या हम हॉट स्प्रिंग्स में यानी वो स्प्रिंग्स जहाँ से जिनका पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इवन के 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर उनका पानी जो है वो गर्म होता है, क्या हम वहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं? हम अपनी बात करेंगे, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गर्म होता है, गर्म पानी होता है, हम वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकते। इवन प्लांट्स हमारे पास है, वो भी वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन है जहाँ पर हम जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन जितने भी हैबिटाट्स हैं दुनिया पे, वहाँ पर आप इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, आप इनको उन हॉट स्प्रिंग्स में भी देखेंगे जहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गर्म पानी होता है, वहाँ पर भी ये ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। किसी जगह ज़्यादा एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, उसमें भी ये ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप ज़मीन को खोदेंगे तो आप ज़मीन के नीचे भी इनको पाएंगे, अपने एटमॉस्फेयर में भी आप इनको पाएंगे। इवन जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, वहाँ पर भी आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पाएंगे। आप पानी देखें, सॉइल देखें, जितने भी हैबिटाट्स हैं आप वहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि दे आर अडॉप्टेड टू ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट्स, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम डोंट शो एजिंग एंड नेचुरल डेथ, यानी इनकी नेचुरल डेथ होती नहीं है। ये जब पैदा होते हैं तो ये मरते नहीं हैं, इनकी एजिंग नहीं होती है। हम अपनी बात करेंगे, जब एक बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होती, मोस्टली नहीं होती है। क्यों इनकी डेथ नहीं होती है? देखिए, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये एक सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। जब ये सेल जो है बड़ी होती है तो उसके बाद क्या होता है, ये सेल जो है ये डिवाइड होती है, ठीक है, ये डिवाइड होती है। तो इसने नई 2 सेल्स बनाई, ठीक है, ये क्या होगी, डिवाइड होगी, 2 सेल्स इसने बनाए। तो इसका खुद का नाम निशान तो नहीं रहा ना पहले, क्योंकि ये डिवाइड होगी, इसने नए 2 सेल्स बनाई। तो हम कहेंगे कि इसकी डेथ नहीं हुई, नई 2 सेल्स बनी, फिर ये नई 2 सेल्स जो है ये भी डिवाइड होती है, ठीक है, ये भी 2 नई सेल्स बनाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं इनकी एजिंग जो है वो नहीं होती है, या इनकी नेचुरल डेथ जो है मोस्टली इट डज नॉट ऑकर। इसलिए हम लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ देम डोंट शो एजिंग एंड नेचुरल डेथ। उसके बाद क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही कहा कि जब ये बड़ी होती है, जब ये मैक्सिमम इनका साइज होता है, फिर उसके बाद ये डिवाइड होती है टू फॉर्म डॉटर सेल्स। ये जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने पहले ही कहा कि एक सेल के बने हुए होते हैं। ये जो एक सेल है, ये तमाम जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ, एक्सक्रीशन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे करता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल को खाने की भी ज़रूरत होती है, फूड को डाइजेस्ट करना होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है, ये हमारी वाइटल फंक्शंस हैं। क्या ये एक सेल जो है ये सारी फंक्शंस करती हैं? बिल्कुल, ये सारी फंक्शंस करती है जो फंक्शन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। सो दिस सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द वाइटल फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तब जाके ये सेल जो है जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि अब हमने पहले ही कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो ये एक सेल जो है करती है। आपकी डाइजेशन होगी, आपकी एब्जॉर्प्शन हो गई, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वाइटल करेक्टरिस्टिक्स, वाइटल फंक्शंस, वो ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। तो इट वाज जनरल आइडिया अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि हम इनको अपनी आँखों से
ठीक है, नहीं देख सकते जब तक हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ ना करें। उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम इन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि दे आर अडेप्टेड टू ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ देम डोंट शो एजिंग एंड नेचुरल डेथ। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा कि ये जो एक सिंगल सेल होती है, इट परफॉर्म्स ऑल द वाइटल फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। इसको हमने पढ़ा भी और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। हमारे पास एमूबा है। एमूबा को आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी देख सकते हैं, इसकी इमेज वहाँ पे होगी। पैरामीशियम जो है ये भी यूनिसेलुलर है। क्लाइडोमोनास, ऑल प्रोटिस्ट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, ऑल प्रोकैरियोट्स, ये सब एंड यीस्ट, ये सब जो है दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इससे इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ पर मैंने एक सेल बनाई है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ये सेल है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब हो गया मनी। मल्टी का मतलब हो गया है मनी। सेलुलर मीन्स सेल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होंगी, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी मीन्स बहुत सारी, मनी, सेलुलर मीन्स सेल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है। ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, या जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, अब इनमें हम देखते हैं कि बहुत सारी सेल्स हैं। जैसे मैं अपनी बात करूंगा या आपकी बात करूंगा, आपकी बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स हैं। स्किन सेल्स होगी, मसल सेल्स होगी, आपके रेड ब्लड सेल्स में भी आप जब देखेंगे उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इन ब्लड सेल्स में भी आपके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होगी, आपके WBCs होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके नर्वस सिस्टम में भी सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। ठीक है, आपके लंग्स में एल्वियोलाई है, आपके स्टोमक, इसमें भी डिफरेंट सेल्स हैं। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में भी अलग किस्म की सेल्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए हैं। आपकी किडनी में सेल्स हैं जिनका फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी में आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स की अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होती हैं। जैसे कि हमारी नर्व सेल है, इसका काम क्या होता है? नर्व सेल का काम जो है, इट कंडक्ट्स जो भी आपको दुनिया में चाहे स्टिमुलस आपको मिले, चाहे वो लाइट की फॉर्म में मिले या आपको कोई हॉट चीज़ आपकी स्किन के साथ लगी, तो आपको कैसे ये पता चलता है कि ये चीज़ जो है हॉट है या कोल्ड है? इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में ख़ास किस्म की सेल्स होती हैं जिनका काम होता है ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है, वो आपके दिमाग तक पहुँचाना। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स कंडक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशंस टू योर ब्रेन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं हमारे स्टोमक में सेल्स होती है जिनकी फंक्शन जो है डाइजेशन होती है, जो डाइजेशन करती है। उसके बाद हमारे लंग्स में सेल्स हैं, इनका काम होता है जो आप ब्रीथ करते हैं एयर, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो वो जो है दैट इज़ डन बाय योर एल्वियोलाई सेल्स। उसके बाद जब आपका ऑक्सीजन ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, ठीक है, तो वो काम किन सेल्स का होता है? वो RBCs का होता है। इसको आगे पढ़ेंगे भी, तो वो RBCs का होता है। इसी तरीके से डिफरेंट सेल्स जो है वो परफॉर्म करती है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो एक सेल जो है वो एक फंक्शन करती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एक फंक्शन या एक से ज़्यादा भी कर सकती है, मगर सारी एक्टिविटीज़ नहीं करती है। किन में? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल परफॉर्मेंस वन और फ्यू एक्टिविटीज़, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़, लेकिन जो बेसिक फंक्शंस होती हैं वो एक सेल को करनी होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन की होगी, चाहे उसको एब्जॉर्प्शन करनी होगी। ठीक है,
या डिवीजन की, तो एक सेल जो है वो वाइट जो बेसिक फंक्शंस है वो करती है, लेकिन बेसिक फंक्शन के अलावा एक मल्टीसेलुलर में ये सेल्स जो है दे परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जैसे पहले ही हमने कहा नर्व सेल का काम होता है टू कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन, स्टमक में जो सेल्स हैं उनका काम होता है डाइजेशन करना। इसी तरीके से आरबीसीज जो है इसका काम है गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं इनके सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यानी एक ग्रुप सेल्स का इनको कहते हैं चलो आप ये काम करो, आपको सिर्फ रेस्पिरेशन करनी और कुछ नहीं करना है। अब दूसरा ग्रुप जो है सेल्स में इनको बोलते हैं चलो आपको एक्सक्रीशन का काम करना होता है, इसको कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। यानी जितने भी हमारी फंक्शंस हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, इसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड सेल्स रखी हैं, इनको स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करनी होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स है, ब्रीथिंग के लिए ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए अलग सेल्स है। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमारी बॉडी में या एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके बॉडी में दो टाइप्स की सेल्स होती है। एक वो सेल्स जो हमारी बॉडी जिससे हमारी बॉडी बनती है, उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, सोमैटिक सेल्स, या इनको आप बॉडी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी सेल्स जो होती है ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होती है, इनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। जब एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है तो कुछ सेल्स जो है वो आपकी बॉडी बनाती है, उनका काम होता है आपकी बॉडी बनाना, तो उसका उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स जो है उनको अलग रखते हैं, उनको कहते हैं नहीं आपको बॉडी नहीं बनानी है, आपको जो है रिप्रोडक्शन, आगे रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें काम आना है आपको, उन सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं। सिर्फ आपकी जर्म सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, वही जो है टेक पार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। आपकी सोमैटिक सेल जो है वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होती है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू जर्म सेल्स, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में ये नहीं होता है, उनमें जो सेल होती है वो ये सारे फंक्शन करती है, वो रिप्रोडक्शन भी करती है और बाकी जो लाइफ प्रोसेस है वो भी करती है, ठीक है। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं ये जब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जब प्रोड्यूस होते हैं क्या ये मल्टीसेलुलर सेल से ही बनते हैं या कुछ और प्रोसेस? आपको याद रखना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूं। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक स्पर्म आता है, ठीक है, फ्रॉम द मेल पेरेंट, एंड ये जो है इट बाइंड्स विद द एग, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म और एग जो है ये जब मिलते हैं दे फॉर्म, ये एक सेल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, ठीक है। ये जो जाइगोट होता है ये एक, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द यूनिसेलुलर स्टेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जाइगोट या और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो स्पर्म और एग जब मिलते हैं दे फॉर्म वन सेल, दैट सेल इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। फिर ये जो जाइगोट है इसमें ड्यूजन्स होते हैं, टू सेल्ड स्टेज, फिर 4 सेल्ड स्टेज, इसी तरीके से ड्यूजन होता रहता है और ये जो सेल्स है ये भी ग्रो करती रहती है और नंबर ऑफ सेल्स भी जो है वो भी इंक्रीज होता है। सो सिंगल सेल्ड
सिंगल सेल स्टेज से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, क्योंकि इस सिंगल सेल में डिविजन्स होते हैं, ठीक है। उन डिविजन्स की वजह से एक मल्टी सेलुलर सेल बनती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी यूनिसेलुलर स्टेज से ही बनते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जाइगोट जो है ये क्या है, ये एक सेल है, एक सेल यूनिसेलुलर स्टेज, फिर यही जो है इसमें डिविजन्स होते हैं, फिर जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। सो ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले सेल होती है, ठीक है। जब एक सेल होती है एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हमने ऊपर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा, तो उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, और जिन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होती है उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जब सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलती हैं एंड दे परफॉर्म, यहाँ पर इसको मैं रब करूँगा, इनके साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक सेल होती है, ठीक है। फिर जाके जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं और दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, तो उन कलेक्टिव सेल्स को, उन सारी सेल्स को जो मिल के एक ही फंक्शन करती है, उनको हम टिश्यू कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो मिलते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा टिश्यूज़, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज़ जिनमें डिफरेंट सेल्स होती है, ये टिश्यूज़ जब मिलते हैं दे फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। फिर जब डिफरेंट ऑर्गन्स, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करने जाएंगे कि व्हाट आर यूनिसेलुलर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस है। इससे पहले हमने पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो क्या होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम, अगर हमें वो समझ में आ गया तो हमें ये भी समझ में आएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दे कॉन्सिस्ट्स ऑफ सिंगल सेल, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। वाइल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे कॉन्सिस्ट्स ऑफ मनी सेल्स, ठीक है, इनमें बहुत सारी सेल्स होती है। पहली डिफरेंस यही हुई। दूसरा, सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, लाइफ प्रोसेस है, एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाइल एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। वाइल एज in multicellular organisms there is division of labor, there is division of labor। उसके बाद ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सिंगल सेल इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स। जैसे हमने पहले ही बोला आपको कि जो एक सेल होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यही सेल सारी लाइफ प्रोसेस करती है, यही सेल जो है ये रिप्रोड्यूस भी करती है, नई सेल्स बनाती है, ठीक है। वाइल एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर particular set of cells which are mainly
which are mainly present for the process of reproduction, and those cells are called germ cells. अगर आपको याद होगा, हमने कहा कि in multicellular organisms there are two kinds of cells. एक किस्म की सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं और दूसरी किस्म की सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं. सोमेटिक सेल्स जो आपकी बॉडी बनाती है, आपकी उन सेल्स से आपकी बॉडी बनती है, उनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं. लेकिन एक सेट ऑफ सेल्स जो है उनको अलग रखा जाता है और उनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन का होता है. दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन टू फॉर्म स्पर्म्स इन मेल्स एंड टू फॉर्म एग्स इन फीमेल्स. सो ओनली जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. जब तक आप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ ना करें, जब तक आप माइक्रोस्कोप को यूज़ ना करें, तब तक आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखाई नहीं देंगे, अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे. ठीक है. वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसकी आप एक जो है स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं ताकि आप इसका नोट बना सकें. अब ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा. उसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़ी. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है वो अगर आप नोट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आपका जो जनरल नॉलेज पोर्शन है वो भी इससे जो है वो मजबूत हो जाएगा. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. स्मॉलेस्ट सेल इन द world on this earth is Mycoplasma gallisepticum. Mycoplasma gallisepticum जो है ये सबसे छोटी सेल है प्रेजेंट जो इस वक्त है on this earth. ठीक है. उसके बाद स्मॉल ह्यूमन सेल. अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है. ठीक है. बहुत सारी काइंड्स ऑफ सेल्स हैं. कुछ बड़ी सेल्स होती है, कुछ दरमियानी सेल्स. ठीक है. अब सबसे छोटी सेल जो है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स. यानी आपकी ब्लड सेल आरबीसीज, उनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जिनका डायमीटर होता है 6 to 8 नैनोमीटर. ये सबसे छोटी सेल है ह्यूमन बॉडी में. लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल कौन सी है दुनिया में? सबसे बड़ी सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच जो है उसका जो एग होता है ना, वो भी एक सेल है, वो सबसे बड़ी सेल है दुनिया में. उसके बाद लार्जेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल, लॉन्गेस्ट सेल. सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? सबसे लंबी सेल जो है दैट इज़ इन आवर बॉडी, या जो बाकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी होती है, उनको हम नर्व सेल्स कहते हैं. नर्व सेल सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल जो है दैट इज़ नर्व सेल, जिसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन भी कहते हैं. ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है. ठीक है. अब यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि वो सेल जिस सेल में सेल वॉल नहीं होता है, उस सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. ए सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट. दिस टर्म प्रोटोप्लास्ट इज कॉइन्ड बाय हेंटियन इन 1880. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने होंगे. ठीक है. तो आज के टॉपिक में बस इतना ही. तो अगले टॉपिक तक आप इंतज़ार कीजिए और नया टॉपिक लाएंगे ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँ. और अगर आपको किसी जगह कोई कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम जो है आपको वहाँ पर जो है क्लियर करना चाहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए. तब तक के लिए थैंक यू.